लोकसभा का नेता कौन है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। चूंकि अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है, अतः लोकसभा में बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? आंसर हो जाएगा 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष हो जाएगा आंसर इसका। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। देख लेते इसका आंसर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उसकी उम्मीदवारी की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? आंसर हो जाएगा 2026 तक। संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा 81 का 3 के परंतुक में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष होगी। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। आंसर हो जाएगा 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। संविधान के 6ठे अनुच्छेद में 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी 30 की है, जबकि राज्यों में सिक्किम में 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश में 403 में है। उपयुक्त विकल्पों में अरुणाचल प्रदेश 60, मेघालय में 60, मणिपुर में 60 की एक संख्या एक समान है तथा हिमाचल प्रदेश 68 की संख्या सर्वाधिक है, अतः अभी उत्तर भी होगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के पास। प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब इसे निष्प्रभावी बना दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330(1) के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। वही अनुच्छेद 330(1) ख में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा ग में असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। लोकसभा को कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। इसका आंसर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को कम से कम कितने सत्र
कितने सत्र बुलाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा वर्ष में 2 बार सत्र बुलाया जाता है। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक 6 मास के से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है। विकल्प में दिए गए राज्यों की लोकसभा में सदस्य संख्या इस प्रकार है। बिहार में 40 है, मध्य प्रदेश में 29 है, पश्चिम बंगाल में 42 है तथा उत्तर प्रदेश में 80 है। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? आंसर हो जाएगा बिहार तथा महाराष्ट्र। प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। उस समय बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 54 तथा महाराष्ट्र में 48 थी। वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों के गठन के साथ संख्या में परिवर्तन आया। अब स्थिति इस प्रकार है। लोकसभा में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र में है 48 सीटें तथा तृतीय स्थान पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें तथा बिहार में 40 सीटें हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1952 में हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा के कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। आंसर हो जाएगा 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, अर्थात एक अस्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 83(1) के तहत राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि आंसर हो जाएगा इससे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से किसी को नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, अतः विकल्पों में दिए गए किसी भी अधिकारी द्वारा इसे भंग नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। राज्यसभा के चेयरमैन है, आंसर हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89(1) तथा अनुच्छेद 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है तथा उपाध्यक्ष का पद एम थम्बी दुरई 2014 से 2019 के पश्चात से रिक्त है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका आंसर देख लेते हैं। इससे कोई नहीं। लोकसभा के उपाध्यक्ष PM सईद थे 1999 तक। संसद के 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। आंसर हो जाएगा 6 महीने का। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। आंसर हो जाएगा इसका शून्यकाल का। देख लेते हैं इसका। प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। चूँकि यह मध्यकाल 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्व 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाना या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्दों को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्नों में कोई भी विकल्प सही नहीं है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है?
इसका आंसर हो जाएगा सी से, नीति और कार्यान्वयन से। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है, जबकि क्रियान्वयन संबंधित निकाय एजेंसियों द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्योजित शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद की रिपोर्ट देती है। आम आदमी पार्टी है, तो से देख लेते हैं। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पक्षता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के लिए निम्नलिखित अर्थात पूर्ण करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। यदि उस दल के राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य के वह कुल वैध मतों का 6% प्राप्त किया हो तथा उसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हो। यदि वह राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% प्राप्त करता है तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम से कम 1 सीटें जीती हो। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का 3% 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त किए हो। यदि उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटें के अनुपात में कम से कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के चुनाव में उस संबंधित राज्य में उस विभाजन से कम इतनी सीटें प्राप्त की हो। इस प्रकार आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करती है, अतः यह एक राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है। ज्ञातव्य है कि आम आदमी पार्टी एक पंजीकृत पार्टी, एक राज्य पार्टी तथा क्षेत्रीय पार्टी है, अतः विकल्प ई सही उत्तर है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प ए सही माना है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। इसका आंसर सीधा देख लेते हैं, डी यानी केवल 4 में। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होता है जब किसी विधेयक पर विचार करने के लिए उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? आंसर हो जाएगा संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च, यदि यही राज्य व्यवस्था के रूप उद्देश्य का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। दिल्ली है एक, आंसर हो जाएगा एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। आंसर हो जाएगा सी, 35वें संशोधन के अंतर्गत है ना। 35वें संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनाना संभव है। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देख लेते हैं। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनाना संसद के प्रावधानों द्वारा संभव है। संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, एम वेंकटचलैया। संविधान के समीक्षा आयोग का गठन 2000 में किया गया। आयोग के अध्यक्ष जस्टिन एम वेंकटचलैया थे। आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के द्वारा। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। संसद ने उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश संख्या 1956 में अधिनियम करके इस संख्या को 10 कर दिया। 1960 में बढ़ाकर 13, 1977 में 17 और 1986 में 25 तथा 2008 में 30 तथा 2019 में 33 मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त कर दिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? इसका देख लेते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कॉलेजियम पद्धति
की अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर हो जाएगा संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। ध्यातव्य है कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या विहित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त करने की उम्र क्या है? आंसर इसका देख लेते हैं, सी हो जाएगा 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को लिख कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियाँ, प्रक्रिया एवं न्याय क्षेत्र का उल्लेख है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय, आंसर देख लेते इसका डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। यदि केंद्र या किसी राज्य के द्वारा बनाए गए कानून संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। न्यायालय की यह अधिकारिता न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका देख लेते हैं इसका आंसर। भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? आंसर हो जाएगा राज्यपाल है। संविधान के 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल सम्मिलित होते हैं। राज्य राष्ट्रपति के पश्चादर्पण पर धारणा करता है। इसके अलावा वह कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित अपना त्यागपत्र दे सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। इसका आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 में। देख लेते हैं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्यों की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद जहाँ इसका अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में उन अधिकारों का उपयोग कर रहा है जो उसके पद में निहित है। आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 175 के 2 द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 175(2) के अनुसार राज्यपाल राज्यों के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा। जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। भारत में राज्य विधानपालिकाओं, स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ए, विधानपालिका परिषद। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधानपालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधानपालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्न में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? आंसर हो जाएगा डी, उद्योगपति में से नहीं चुने जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171(3) के प्रावधानों के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्षों के स्नातकों द्वारा, 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्षों के अध्यापन कर रहे लोग चुनेंगे जो माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर तक नहीं होने चाहिए। 1/3 सदस्यों को विधानसभा के सदस्यों द्वारा, शेष सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नामांकित किया जाता है। अतः उद्योगपति श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं चुने जाते हैं। किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा बी, केंद्रीय संसद द्वारा।
अनुच्छेद 169 एक के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना या विघटन का अधिकार संसद ऐसा तब कर सकेगी जब ऐसा प्रस्ताव राज्य विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत पारित हो। निम्नलिखित में राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? आंसर हो जाएगा डी, केवल 4 में बिहार में है। देख लेते हैं 168 एक के क के अनुसार वर्तमान में बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषदें हैं। अतः भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। देख लेते हैं, बिहार हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? आंसर होगा उपाध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकेगा। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से गैर कानूनी है? आंसर हो जाएगा तलाक होना गैर कानूनी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर दिया जाए तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के लिए है? आंसर हो जाएगा सी और डी, यानी गुवाहाटी और मुंबई। गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसकी क्षेत्राधिकारता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है। गुवाहाटी का कौन कौन हो जाएगा? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। जबकि मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव तथा गोवा है। ये 4 हैं सबके। महाराष्ट्र हो जाएगा, दादर नगर हवेली हो जाएगा, दमन दीव और गोवा हो जाएगा। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इस इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष का प्रकार है। आंसर हो जाएगा बी, स्वत्वाधिकार मुकदमा है, टाइटल सूट है। यानी बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें 2 समुदायों ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की जमीन व संपत्ति पर अपने अपने दावे पेश किए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना तथा इन निर्वाचनों के संकलन तथा अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा 13 अनुच्छेद। अनुच्छेद 13 यह प्रावधान है कि राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करती है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया हो तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा 1 शून्य होगा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार। अनुच्छेद 245 केंद्र व राज्य में मध्य संवैधानिक शक्तियों का विस्तार। अनुच्छेद 326 में लोकसभा व स्पीकर का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? आंसर हो जाएगा शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए निश्चित कर दिया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ व राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र एवं राज्यों के मध्य कर यानी टैक्स रेवेन्यूज के वितरण पर सिफारिश से देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन
किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है। आंसर हो जाएगा राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। भारत में संघीय वित्त आयोग राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से संबंध रखता है। वह दोनों के मध्य कर एवं अनुदानों के बारे में विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को। वित्त आयोग के विपरीत योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था था। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल एक संकल्पना द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों की वार्षिक योजना के संबंध में सलाह देना था। 1 जनवरी 2015 को इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा स्पीकर चुना गया है। आंसर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी। 12वीं व 13वीं लोकसभा के स्पीकर GMC बालयोगी थे, जो तेलुगु देशम पार्टी के सदस्य थे। यह दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की साझा सरकार में शामिल नहीं हुआ था। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग को। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए वह कुछ मानदंड घोषित करता है। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डी हो जाएगा 1, 2, 3, 4 से देख लेते इसका आंसर। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और पंजीकरण के नियमों की व्यवस्था की गई है। राजनीतिक दलों की पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। वह दल राष्ट्रीय दल होता है जो कम से कम 4 दलों को 6% मत प्राप्त करता है और किसी राज्यों के लोकसभा के 4 सीटें जीतता है, या वह लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें प्राप्त करता है। 1999 के 13वें लोकसभा चुनाव में 6 राष्ट्रीय एवं 48 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दलों ने हिस्सा लिया था। वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल हैं: कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, CPIM, बहुजन समाज पार्टी, NCP, तृणमूल कांग्रेस तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की स्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? आंसर हो जाएगा 1987 में। सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया। गौरतलब है कि वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकैया की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दशा 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायतों को संविधान 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का प्रविष्ट 5 विषय का नाम माना गया। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों के संबंध में राज्यों का कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार पंचायत राज्य सरकार का विषय है। इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्यों का है। पंचायती राज विषय है। आंसर हो जाएगा राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आंसर हो जाएगा 243G के तहत। पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243G के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 243G के अनुसार पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी योजनाओं को जो उन्हें सौंपी जाए जिनके अंतर्गत वे योजनाएं भी हैं जो 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से संबंधित है, कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। इसमें पंचायत से संबंधित 29 कार्यों की सूची वर्णित है। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण खेल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है: पुस्तकालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन,
लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय इसमें शामिल है, लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत का। पंचायत राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 न के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की सिफारिश की गई है। इसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद इस सिफारिश को स्वीकार कर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गौरव तलब है कि 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। अतः अभिष्ट उत्तर सी होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर इसका हो जाएगा बी, अनुच्छेद 40। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, इनमें सभी सही है। देख लेते हैं, पंचायती राज प्रणाली स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करता है। ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायती राज का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना है। पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं, आंसर हो जाएगा डी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला परिषद। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, आंसर हो जाएगा सी, ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण है, जिससे वे अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बना सकें एवं लागू कर सकें। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, आंसर हो जाएगा स्थानीय जनता की। पंचायती राज को सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए स्थानीय जनता के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता होती है। बिना जन भागीदारी के पंचायती राज का स्वप्न साकार नहीं हो सकता। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, आंसर हो जाएगा ये सभी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सामुदायिक विकास और लोक हिस्सेदारी। भारत में पंचायती राज स्थापना ग्रामीण जनता के सर्वांगीण विकास के लिए की गई है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण, लोगों की भागीदारी, सामुदायिक विकास का प्रतिनिधित्व करता है। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है, आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज की स्थापना की प्रेरणा संविधान के अनुच्छेद 40 ने दी है। आगे चलकर 73वें संशोधन 1992 के माध्यम से स्वशासन की इकाई के रूप में गठन करने की व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है, उसका अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। पंचायती राज की अनुशंसा के लिए 1957 में एक समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे तथा जिसका उद्देश्य ग्रामवासियों के शक्ति का विकेंद्रीकरण था। मेहता ने पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की है। 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई है। 1978 में प्रस्तुत रिपोर्ट में 2 स्तरीय पंचायत प्रणाली की सिफारिश की गई। 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया है। 1986 में LM सिंघवी समिति बनी है। 1988 में PK थुंगन समिति का गठन किया गया था। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने का सिफारिश की है। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति का अध्यक्ष थे, आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? आंसर हो जाएगा सी नहीं है। देख लेते इसका आंसर। दिए गए विकल्प में स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट का नहीं है। स्वायत्तता, लोक सहभागिता एवं स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना विकेंद्रीकरण की विशेषता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और देश में प्रारंभ की गई थी, आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में
शुरू की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देशन दिया गया है। 1957 में बलवंतराय मेहता समिति के त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन की सिफारिश की। इसकी सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। तत्पश्चात आंध्र प्रदेश ने भी इस व्यवस्था को अपने यहाँ लागू कर पंचायती राज प्रणाली लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। पंचायती राज सर्वप्रथम परिवर्तित किया गया। आंसर हो जाएगा राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? आंसर हो जाएगा बी, अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु किया था, जिसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की सिफारिश की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा जनोपयोगी सेवा आते हैं, किंतु सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव नहीं आता। सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? इसका आंसर देख लेते हैं। भी हो जाएगा राज्य सूची में पंचायती राज्य। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। यह राज्य सूची की प्रविष्टि 5 का विषय है। किन राज्यों के पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण का वैध किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, 4 सभी में किया गया। यानी बिहार में भी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश चारों में दिया गया हुआ है। बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण को वैध किया है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में महिलाओं के लिए 50% स्थान पंचायतों में आरक्षित किए गए हैं। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? आंसर हो जाएगा बी, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? आंसर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन बिल। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने वाले 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत मूलतः 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल द्वारा हुई थी। इस बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मई 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत किया था। हालांकि यह विधेयक राज्यसभा ने पारित न होने के कारण व्यपगत हो गया था। तत्पश्चात 72वें संविधान संशोधन विधेयक 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 92 के रूप में अधिनियमित हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। आंसर हो जाएगा डी, पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर हो जाएगा न्यायिक पुनर्वीक्षण, जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक पुनर्वीक्षण पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। यह सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। संविधान संशोधन की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित है। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन अमेंडमेंट विधेयक लाया गया था। आंसर हो जाएगा 1951 में ही लाया गया था। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन 1951 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(1), अनुच्छेद 19(1), 19(2), 31, 35, 87, 174, 176, 341, 342 एवं 343 में संशोधन किए गए थे। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन को
संशोधन द्वारा संविधान में बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई थी, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई है। 42वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य उच्चतम न्यायालय द्वारा 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय की उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करना था, जिसमें संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में निर्णीत संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर हो जाएगा काका साहब कालेलकर थे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन 29 जनवरी 1953 को हुआ था। इस आयोग के अध्यक्ष काका साहब कालेलकर थे। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, यद्यपि इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को ही है। राष्ट्रपति उन्हें इसी आधार पर हटा सकता है जिन आधार पर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाया जाता है। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के भाग 14 के अनुसार 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता शक्तियों के अलावा इसके गठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं बर्खास्त इत्यादि का उल्लेख है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन भी पैट का संस्करण क्या है? आंसर हो जाएगा M3। निर्वाचन की समस्त प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल एवं सहज बना दिया है। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, उसका वीवीपैट का क्या फुल फॉर्म होगा? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल का प्रयोग हो रहा है। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा किया गया है। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन से पहले आते हैं? आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं इसका सीधा। वरीयता क्रम टेबल ऑफ प्रेसिडेंस केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC, मुख्य निर्वाचन आयोग यानी CEC तथा भारत के नियंत्रण और महाल लेखा परीक्षक यानी कैग को वरीयता क्रम में एक समान 9 क रखा गया, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायाधीश क्षेत्र में 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। तो विकल्प भी सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? देख लेते हैं इसका आंसर हो जाएगा मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत वाद और कार्यवाही का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी का उल्लेख है।